आज हम करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 10 का, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तीन क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं कि प्रथम के वर्ग तथा अन्य दो के गुणनफल का योग 154 है, ठीक है। कह रहा प्रथम के वर्ग तथा अन्य दो के ना गुणनफल का योग है ना 154 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x मान लिया। ऐसे ही माना दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1। ऐसे ही माना तीसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+2। इसने क्रमागत बोला इसलिए क्रम दर क्रम ले रहे हैं। यहाँ पर x है तो यह x+1 होगा, x+2 होगा, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है कि प्रथम के वर्ग तथा अन्य दो के गुणनफल, प्रथम के वर्ग अन्य दो के गुणनफल। तो प्रथम का वर्ग कर दो, और क्या कह रहा है, उन ऐसे धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल का योग। अब देखो इसका योग और इन दोनों का गुणनफल कर दो, x+1 और ये x+2, इनका गुणनफल हो गया। और यहाँ देखो इन दोनों का गुणनफल और इसका क्या कर रहा है, योग क्या हो रहा है, 154, ठीक है ना। तो कह रहा है इस स्थिति को ना द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ओनली। तो देखो x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको x² हो जाएगा ये, और ये इस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का ये क्या हो जाएगा 1x प्लस का 2 इक्वल टू 154 हो गया। ये x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 154। तो ये क्या हो गया, 2x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 154 हो गया ये, ठीक है। तो ठीक है, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2 माइनस का 154 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x का स्क्वायर प्लस का 3x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 152 इक्वल टू 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जी सर, उतार लो, उतारना है तो मतलब कोई बिंदु दिया हुआ है, ये 4 7 है और है 10 माइनस का 1। ये कोई बिंदु है और ये कोई बिंदु है, ए और बी। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की ना दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो दूरी का पहले सूत्र लिखिए। हाँ, दूरी का सूत्र पहले तो x, ये इसे कहते हैं x1, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं x1 x2 y1 y2। तो x1 क्या है मेरे पास 4 और x2 क्या है मेरे पास 10, y1 क्या है मेरे पास 7, y2 क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, x² माइनस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यस सर। अब यहाँ पर रख देते हैं, देखो x2 क्या है मेरे पास 10, x1 क्या है 4, y2 क्या है मेरे पास 1, माइनस का 1 है ना, यहाँ रखेंगे माइनस का 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 में से 4 क्या 6 का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 36 और ये 64। ये माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि इवन पावर था इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया 100 का रूट क्या होता है 10। तो ये क्या हो गया 10 क्या आ गया, दूरी आ गया हमारे पास, ये ए भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये मेरे पास, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब कह रहे हैं ना ट्रायंगल पी के ऊपर में ट्रायंगल बनाते हैं। कह रहा है ट्रायंगल पी के ऊपर जिसका केयू समकोण है, क्या कह रहा है केयू समकोण है, और ये पी के ऊपर, ये पी के ऊपर बना दिया हमने। अब कह रहे हैं ना कि पी आर है ना प्लस में केवल इक्वल 25 दे रखा है, पी आर प्लस में
पी आर अबे वो है क्या कहते हैं दिल्ली बिलार क्या बतार नेचुरली है आवाज बतार है ना नेचुरल आवाज बतार अब समझो। देखा नहीं छोटा बोल रहे कह रहे देखो हैं कह रहे ना पी आर प्लस में क्यू आर, यहाँ लिखते हैं पी आर वो शूटिंग देख के प्लस में क्यू आर इक्वल टू में 25, ठीक है 25 सेंटीमीटर आ गया। अब पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दे रखा है। तो हमसे कह रहे हैं ना क्यू पी का ना मान ज्ञात करो, मतलब कोस पी का मान ज्ञात करना, कोस पी का ना ये मान ज्ञात करना हमें, ठीक है। जी सर तो देखो हमारे पास ये दिया हुआ है ओनली, है ना। जी अब हम यहाँ से अगर यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल ले तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर, ठीक है 25 हो गया ना। अब ये जो आ गया हमारे पास क्या है पी आर आया, ये पी 25 माइनस का क्यू आर आ गया। पी क्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें पता है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है पी आर है। यस सर पी आर का स्क्वायर इक्वल टू में पी क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। पी आर क्या है हमारे पास ये है ना पी आर, तो 25 माइनस का क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में क्यू आर क्या है मेरे पास, क्यू आर नहीं हमारे पास फाइंड करना है, प्लस में पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए और बी, ठीक है ना। ये क्या हो गया और ये क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25, ठीक है ये वाला आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, ये क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, और ये क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25। अब देखो ये प्लस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा इससे, ये ठीक है कैंसिल हो गया हमारे पास से ये 625 है माइनस का 50 क्यू आर है। तो देखो यहाँ कर देते हैं हम इसे इधर, तो ये क्या 625 हो गया, ये 625 माइनस का 50 क्यू आर इक्वल टू में 25, ठीक है ना यही था ना। हाँ सर अब समझो तो 25 इधर क्या करेगा माइनस सर 625 माइनस का 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर। तो यहाँ क्या हो गया 600 इक्वल टू क्या होगा 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 600 बटे में 50, तो क्या हो गया क्यू आर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 12, है ना। क्यू आर की जो वैल्यू 12 आ गया, तो हमारे पास ये था ना पी आर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास पी आर क्या था पी आर 25 माइनस का क्यू आर था 25 माइनस का क्यू आर, तो यानी कि 25 माइनस का 12 क्या आ गया 13, ये क्या आ गया पी आर। तो हमारे पास देखो अब यहाँ लिख देते पी आर क्या है हमारे पास 13 आ गया, है ना। और क्यू आर क्या आया था 12 आया था, और पी क्यू कितना दिया हुआ था हमारे पास 5 दिया हुआ था। हमें फाइंड क्या करना है, हमें कोस पी फाइंड करना है ना। तो कोस देखो कोस होता क्या है, कोस पी हमें निकालना है ना, कोस सी तो हमें निकालना था कोस पी। तो कोस पी हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। तो बेस क्या है हमारे पास यही बेस है ना, ये वाला एंगल पी बन रहा है, तो बेस क्या आ गया 5/13 5/13, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ये। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था ये हमारे पास वो क्या है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो कह रहे हैं ना एक लंब वृत्तीय बेलन का आधार का व्यास, क्या कह रहे हैं एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का, एक बेलन है हमारे पास, ये बेलन दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। कह रहे हैं ना इसका जो व्यास है ना 28 सेंटीमीटर है, इसका जो व्यास है वो क्या है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है ना 21 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और कहने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, व्यास व्यास कितना दर का हमारे पास व्यास 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दर की है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई
कितनी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस गुड, बहुत अच्छे। 2 पाई आर आर प्लस एच होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू में 22 बटे में 7 और आर क्या हुआ हमारे पास 14 और 14 प्लस में ये क्या याद रखा है 21 ऊंचाई 21 आ गया। तो ये 7 दूनी 14 2 हो गया, ये क्या हो गया 44 इंटू में 2 और ये क्या हो गया 35। तो ये क्या हो गया 88 और 35। जल्दी से मल्टीप्लाई करो इसे, 30 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अच्छे से कटेगा। अच्छे से काटेंगे। अब सुनो, देखो ताश के 5 पत्ते ईंट का देहला, देखो 5 पत्ते दिए हुए हैं। ताश के 5 पत्ते, 5 पत्ते, देखो कौन कौन से ताश के 5 पत्ते दिए हुए हैं। ईंट का देहला, ईंट का दहला, ठीक है ना, ईंट का दहला दिया हुआ है और गुलाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गुलाम। और क्या दिया हुआ है? बेगम। और क्या दिया हुआ है? बादशाह। अरे वो बादशाह नहीं है, गाने वाला बादशाह नहीं है, वो पत्तों वाला बादशाह है। बादशाह और इक्का, और एक और इक्का भी है। इक्का कह रहे ना, इसको बार बार पलटा गया, अच्छे प्रकार से फेंटा गया, फिर इनमें से यच्छाकृत एक पत्ता बाहर निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है? समझ में आई बात? कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाला गया जो पत्ता है वो बेगम की है, किंग नहीं है, बादशाह नहीं है। तो देखो यहाँ पर कुल पत्ते कितने हैं, लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 5 है। तो लिखेंगे प्रायिकता, क्या लिखेंगे? प्रायिकता। निकाला गया पत्ता एक बेगम है, एक बेगम है। तो बेगम कितनी है यहाँ पर? सर एक ही है। फॉर्मूला लिख दें, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे देखो कुल परिणाम। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है ना, तो एक बेगम कितनी है यहाँ पर? एक ही है ना बेगम, तो टोटल कितने हैं? 5 है, तो 5 कर दो, ये हमारे पास आंसर आ गया। सर फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। 5 का क्वेश्चन भी हो गया। फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा PE इक्वल टू में लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल बटे में परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। की संख्या। ठीक है ना, तो यहाँ पास फॉर्मूला आ गया। पत्ते तो 4 ही है। 4 पत्ते कहाँ हैं? 1 2 3 4 5 ईंट का दहला है ये। हाँ, एक बेगम है, ये भी एक पत्ता होता है ईंट का दहला। ईंट जो ऐसे ना, वो डायमंड शेप का होता है। हाँ, वो पत्ता, वो टच की गड्डी उठाओ जरा, दिखाओ जरा, देखो ऐसे मेरे पास देखो, ये जो होता है ना, ये पान का पत्ता है। क्या ये पान का पत्ता है, और ये चिड़ी है। क्या ये चिड़ी, स्पेड कहते हैं इसे। ठीक है, और ये किंग होता है। ये जो है ना, ये किंग होता है। ये क्या होता है? किंग। ये किंग हो गया, और ये स्पेड हो गया। ठीक है, और ये पान का पत्ता हो गया ये। ठीक है, और ये होता है जैक, यानी ये क्वीन है, ये क्वीन है। ठीक है, और ये है जैक यानी गुलाम। ठीक है, और बस यही था। ला दो सर जोकर भी निकाल देते हैं। ईंट पे जो पत्ते हैं उनमें से कोई सा भी है। अरे तेरा डाउट ही तो नहीं होता। अब देखो, अब कह रहे हैं ना, अब खंड बी में आ गए हैं। छठा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं ना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे। कह रहे प्रत्येक बल्ले
और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं माना एक बल्ले, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बल्ले का मूल्य x x मान लिया हमने, माना एक गेंद का मूल्य y मान लिया। अब उसने ना 7 बल्ले खरीदे। कितने बल्ले खरीदे? 7। तो क्या हो जाएगा 7x प्लस और 6 गेंदे क्या खरीदे? 6y इक्वल टू में 3800। इतने रुपए में उसने खरीदे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण एक मान लिया हमने। अब क्या है ना बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x, ठीक है, और 5 गेंदे। शिवम 5 गेंदे इक्वल टू में 1750 रुपए में खरीदे उसने। 1750। समीकरण 2। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है ना। अब देखो इसको हम किसी भी विधि द्वारा कर सकते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर लो या विलोपन विधि द्वारा कर लो। तो आप बताओ किस विधि द्वारा किया जाए? विलोपन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं इसको, समझो। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से इस समीकरण को लेते हैं हम 7x 6y इक्वल टू में 3800। ठीक है ना। तो 7x इक्वल टू में 3800 माइनस का 6y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3800 माइनस का 6y बटे में 7। ये आ गया हमारे पास। खोलो इसे। रुकता नहीं है क्या ये? पहुंच नहीं होता। रुकता नहीं है भैया यहाँ? 19 मिनट। ये तो बेकार है। 19 मिनट हो गया। 40 सेकंड। भैया मैं भी शोर में जाऊँ, मेरा नाम ले लेना एक बार। क्या ऊपर मैं जीत गया। ये मैं ही मचाऊंगा, मेरा क्या देना? वरुण ठाकुर _99। बंद कर इसे, बंद कर इसे। इंस्टाग्राम फॉलोअर चुप हो जा। मेरे फॉलोअर हम थोड़ा लेट हो जाएंगे तो कुछ टेंशन तो नहीं ना। कहाँ लेट? लेट गए तो हम ना? लेट गए तो अरे लेटो। अरे वहाँ से कपड़ा उठा जल्दी जल्दी। लो बे जल्दी जल्दी पूछो बागी मूवी गिनने से बचा। अब गेम मत खेलो, जान दो। बागी 2 में साथ ही साथ देखो तू कैसा गाल की बात कर रहा देखो तुम उसी की बात करो। यहाँ पर देखो बस समीकरण 1 सामने लिया 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y आ गया। x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस का 6y अपन 7 आ गया। ठीक है ना। अब ये वाला जो ऊपर वाला ये इसको रफ कर देते हैं हम। ठीक है ना। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला हमने रफ कर दिया। देखो तो यहाँ पर जो x का मान है हमारे पास ये है। लिखेंगे x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने, अरे रोहित बात मत कर, रखने पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 क्या है मेरे पास ये रहा ना। तो यहाँ लिखते हैं 3। अब x की जगह क्या रखते हैं? इस पूरे को रखते हैं ना। x की जगह रख दो क्या जाएगा 3800 माइनस का 6y अपॉन में क्या जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा? इस x की जगह ये 3x था ना, x की जगह हमने ये पूरी वैल्यू रख दिया हमारे पास। क्या जाएगा प्लस का 5y प्लस 5y इक्वल टू में 1750। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब समझो इसको ना क्या करना, इससे मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 3 8 24 कैरी 2 3 3 9 9 और 9 और 2 11 ये आ गया हमारे पास। और 3 6 18 भाई अपॉन में 7। ठीक है ना। इसको रफ कर देता हूँ एक बार। ये इसको इक्वेशन लिख लो फटाफट, इसे दोनों को इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन लिख लो 7x प्लस 6y इक्वल 3800। कर लिया भैया, कर लिया 3800 याद हो गया भैया मुझे तो। और 3x प्लस 5y इक्वल टू 700। ठीक है भैया, याद हो गया भैया, मिटा दो। वहाँ पे लिखा था भैया बताइए 3 + 4 + 5। तो ये रफ कर दिया। अब देखो
ए प्लस का क्या आ जाएगा 5y इक्वल टू 750, ठीक है ना। इसके बाई 1 कर दो तो ये आ जाएगा 11 400 माइनस का 18 y, एलसीएम ले लो इसका, क्या आ जाएगा 35 y अपॉन में क्या देगा 7 इक्वल टू में 750, ठीक है ना। इसको कर दो क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 400 माइनस का क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा 17 वाई प्लस का, ठीक है, इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्या हो जाएगा 0 3 2 और ये 7 और 2 7 और 5 कितना होता है 12, ठीक है ना। 7 5 12, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 17y इक्वल टू में ये 250 माइनस का 11,400, इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 850 850, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 850 अपॉन में 70, तो y की वैल्यू क्या आ गई 50। तो ये क्या आ गया, y का मान क्या आ गया था हमारे पास, क्या माना था हमने, ये हमने माना था गेंद का मूल्य, क्या है ये मेरे पास गेंद का मूल्य। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये वाला रफ कर दूं ऊपर वाला, समीकरण एक में रखेंगे हाँ, भैया। अब समीकरण 1 में रखो इसे। 7 प्लस 7x 7x समीकरण 1 क्या था हमारे पास, ये 7x प्लस 6y 3800, ये हमारे पास समीकरण 1 था। तो यहाँ y का मान क्या आया था, y का मान ये आया, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या मेरे पास ये रहा, तो 7x प्लस में 6 और ये क्या है 50 इक्वल टू में 3800, ठीक है। तो ये 7x प्लस में 300 इक्वल टू 3800, तो क्या जाएगा 7x इक्वल टू में क्या जाएगा 35, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास डिवाइड में आ जाएगा 4500 अपॉन में 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 500। तो लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य, क्या लिखेंगे, एक बल्ले का मूल्य 500 बल्ले का मूल्य क्या आ गया हमारे पास 500 और एक गेंद का 50 मूल्य क्या आ गया 50, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया। 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो लिखेंगे सार्वअंतर कितना दिए हुए, सार्व अंतर माना सार्व अंतर क्या आ गया हमारे पास, मैंने डी मान लिया, दोनों का डी समान है, दोनों का डी समान है, मतलब सर्वांतर समान है। यस सर। और कह रहा है इनके 100 पदों का अंतर क्या 100 है, तो हमें पता है कि मान लेते, माना ये जो हमारे पास जो एपी होती है, हमारे पास 2 एपी होगी ना यहाँ पर, यस सर। तो दोनों का एपी क्या होगा, दोनों का प्रथम पद अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो एन होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 डी डी, यही होता है ना। जी सर। तो देखो A1 मान लेते हैं हम, इसके लिए 2 एपी है हमारे पास, एक एपी ये होगा, एक एपी और कवर होगा, जैसे कि एक n होगा और दूसरा भी एक n होगा, तो इसका A1 अलग होगा और क्या जाएगा, इसका जो n होगा हमारे पास, n क्या दे रखा है 100 पदों का अंतर पूछ रहे ना, तो यहाँ पर n क्या कहलाएगा, n 100 होगा, 100 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस का 1 और d समान है, d समान लिख देते हैं इक्वल टू में A2 है ना प्लस A2 प्लस में 100 माइनस का 1 और d समान है ना, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो A1 प्लस में ये क्या आ जाएगा 99 d इक्वल टू में A2 प्लस में 99 d है ना, और इनका जो अंतर दे रखा है हमारे पास है ना, अंतर कितना दे रखा है 100 दे रखा है, अंतर 100 दे रखा है, अभी लेते हैं। तो देखो इससे ही कट गया और A1 माइनस का A2, A1 माइनस का A2 हो गया ना, इधर आके और इनका अंतर, ये अंतर आ गया हमारे पास, अंतर हमें कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 100। तो इसे ये हमारे पास क्या मान लो समीकरण 1, ये हमारे पास जो अंतर है ना A1 माइनस A2 क्या दे रखा है 100 दे रखा है, इनके
100 पदों का योग कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो ऐसे ही इसका हजारों पदों का अंतर पूछ रहा है हमसे, तो हजारों पदों का अंतर क्या हो जाएगा, जैसे कि ए उसका भी तो A1 अलग होगा, तो A1 प्लस में 100,000 माइनस का 1 D अंतर। ऐसे ही A2 प्लस 1000 माइनस का 1 D, ठीक है ना। ऐसे ही क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा प्लस का ये आ जाएगा D, और ये क्या हो जाएगा माइनस का A2, ठीक है। और ये इसको ब्रैकेट के अंदर कर दो, ठीक है। और ये प्लस का 999 D, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा A1 प्लस में 999 D माइनस का A2, और ये क्या हो जाएगा 999 D, ठीक है ना। तो इससे ही कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखो A1, इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो देखो तो A1 माइनस का A2 क्या हो जाएगा, माइनस का A2 इक्वल टू में माइनस का A2 हमारे पास क्या है, A1 माइनस का A2 आ गया। समीकरण 1 में भी यही आता है A1 माइनस A2, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A1 माइनस का A2 क्या होगा, 1000 मतलब 100 ही होगा, मतलब हजारों पदों का भी अंतर क्या होगा, 100 ही होगा। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 था कंप्लीट हो गया। सातवां देखो, आठवां देखो। आठवां कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC की भुजा 2A है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, ABC, ठीक है ना। तो ये सब 2A, ये भी 2A, ये भी 2A दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर दिया हो तो कह रहा है ना, ये जो शीर्ष लंब है ना, एक लंब ये ड्रॉ करता है, ये ऐसे करके इस लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये लंब है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे, इसको मान लेते हैं D, हम मान लेते हैं D, है ना। तो लिखेंगे जो AD है ना, AD लंब है किस पे, BC पर, ठीक है। और हमारे पास जो AC दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। अब देखो जो ये BC है ना, BC पर ना AD क्या है, लंब है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा A होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना वो A होगा। इसका मतलब ये है कि जो CD आ गया ना हमारे पास वो A आ गया, ठीक है। जो CD आ गया वो क्या हो गया, A आ गया। और AD हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AD, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि ना ACD के द्वारा हम त्रिभुज में जाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में गया तो हमें पता है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है। लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू में AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें AC हमें ज्ञात करना, AC हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है। AD कितना दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है। और CD कितना दे रखा है, A दे रखा है। तो ये कितना हो गया, 4A का स्क्वायर इक्वल टू में ये कितना हो गया, AD का स्क्वायर प्लस का A का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ गई, AD क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 4A का स्क्वायर माइनस का A का स्क्वायर, है ना। ये इधर माइनस हो जाएगा ना, तो 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा। AD का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 3A का स्क्वायर, ठीक है। AD आ गया, AD क्या है, AD का स्क्वायर क्या है, 3A का स्क्वायर। देखो इसको रफ कर रहा हूँ, अब समझो। देखो तो AD क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रूट में आ जाएगा, ये 3A का स्क्वायर है ना, तो A का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा √3A आ जाएगा। तो AD आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, इसकी सिर्फ लंब की लंबाई ज्ञात करनी थी ना, बस यही क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जी सर। ऊपर क्या करना, ये वाला, ये इसकी देखो दोनों के ऊपर रूट था ना, ये इसके ऊपर भी रूट था, इसके दोनों के ऊपर रूट था, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर से रूट कट गया, हाँ ठीक है। ये 3A आ गया, √3A आ गया आंसर। ये हमें AD निकल गया, हमारे पास AD आ गया, यही ये सिर्फ लंब ये ज्ञात फाइंड करना करना था। यही मैं फाइंड कर सर रहा जब रूट कट गया फिर यहाँ रूट क्यों लिखेंगे, हूं। यहाँ पर दोनों के ऊपर है ना, देखो इसको ऐसे लिख सकते अच्छा हैं, ये के ऊपर भी और हाँ एक रूट कट गया, ये ऐसे है, ये तो इससे ही कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि संलग्न आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। जैसे कि एक ये है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है और यहाँ से ये ऐसे कह रहा है ना, ये जो छायांकित भाग है ना इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ये, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और ये हमें दिया हुआ हमारे पास ए बी और सी और ये डी दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो तो हम ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको ऐसे रफ करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या बन गया है, ये देखो ध्यान से, यहाँ से ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला एक त्रिज्या खंड बढ़ गया ना ये। तो देखो इसका त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, लिखेंगे त्रिज्या कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये एक चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश जब भी गया तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। थीटा कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 90 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पहले, वो फॉर्मूला है तो आगे बताओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना जाएगा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 90 डिग्री, 360 इंटू में 22 अपॉन में 7 और आर क्या है मेरे पास 8 सेंटीमीटर इंटू में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 9 चौक 36, 4 आ गया हमारे पास, 1/4 इंटू में 22/7 और 8 गुणा में 8 हो गया ये, तो 4 दूनी 8 हुई, 2 कट गया, ये 22/7, 8 दूनी 16, 2 3 16 3 32 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। किसका है ये, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया। तो अब देखो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर ये सम देखो ऐसा बना हुआ है कुछ, ये जो है ना ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। और अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ऐसे, तो ये एक त्रिभुज बन गया ना, ये एक त्रिभुज बन गया ये। अगर इस पूरे त्रिज्या खंड में से अगर त्रिभुज का माइनस कर दूं ये वाला पार्ट, तो मेरे पास क्या बचेगा, यही वाला पार्ट बचेगा ना, यही वाला बचेगा ना, ये वाला पार्ट जो मुझे याद करना है, ठीक है ना। तो लिखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये वाला देखो मिटाता हूँ, तो देखो यह क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिभुज किसका है ये, त्रिभुज ए बी डी का ना, त्रिभुज ए बी डी क्षेत्रफल है ना। ये लिख दिया 1/2, आधार क्या है मेरे पास, आधार 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है ना यहाँ से यहाँ तक, और ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये ए और ये बी है और ये डी है, मतलब इसी को मैंने यहाँ बना रखा है। तो देखो 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 4, यहाँ क्या आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस त्रिभुज में से देखो इस पूरे त्रिज्या खंड में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो लिखेंगे एक ये क्या वृत्तखंड कहलाता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो लिख देते हैं कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आता है 352/7, 352/7 माइनस का क्या आया था 32/में कर देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, देखो तो इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 7 आ गया, ये 352, 14 4 7 21 तो 22 है ना। तो माइनस कर दो इसको जल्दी से, 352/224, तो 8 2 और ये 128 है ना, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही आएगा। यस सर।
तुमने करके देखा भी है? करके देख लिया करो, हाँ, जब कहता सर। हूँ तो फटाफट कर लिया करो। यही आंसर है भैया? नहीं अभी क्या है? अच्छा दो मानो से गुणा चार करेंगे। चार में से चार। 2 का निकालना है ना। आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये किसका है? एक लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल है, मतलब इसका आया मेरे पास, है ना? ये इसका आया है। अभी अब देखो सेम ही ऐसी प्रोसेस इसका भी होगा। उसको तो इसको 2 से divide कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, क्या हाँ, करते हैं? multiply, 2 से। sorry। तो लिखेंगे 2 अरे मैं डिवाइड दो- कर रहा था। 2 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, 2 वृत्त खंडों का खंडों का क्षेत्रफल इक्वल टू में 2 इंटू में 128 बटे में 7। तो 8 दूनी 16 के 6 4 5 और ये 256 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है ना? तो ये है मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं यहाँ पर, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में 256 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन बनाया था वो कंप्लीट हो गया। सेव हो जाते हैं ना ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होगा तो। हाँ वो सेव हो जाएगा, उतना ही है। तो देखो जल्दी बातें नहीं, बस खत्म जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वर्ग अंतराल में ना बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 3 से 6। ठीक है ना? 3 से 6 2, 3 से 6 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, ठीक है, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24। ठीक है ना? ठीक है। और यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता कितना दिया हुआ है? 2, 5, 10, 23, 21, 12 और 3, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो कह रहे हैं ना बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी बारंबारता इसमें से क्या है? 23 है ना? इसके ऊपर गोला मार दो तो यहाँ लिखोगे बहुलक वर्ग। क्या लिखोगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या है? 12 से 35, 12 से 35 है ना? तो ये क्या होता है? F1 और ये क्या होता है? F0 और ये क्या होता है? F2। तो F0 क्या आ गया मेरे पास? 10। F1 क्या आ गया मेरे पास? 23 और F2 क्या आ गया मेरे पास? 21। ये F2 आ गया मेरे पास। और ये देखो L क्या आ गया मेरे पास? 12 और H क्या आ गया मेरे पास? 3 है ना? तो लिखेंगे बहुलक। क्या लिखेंगे? बहुलक। बहुलक क्या होता है? L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। ठीक है ना? तो L क्या है मेरे पास? 12 प्लस में F1 क्या है मेरे पास? 23। क्या बत्ती जला रहा है? इधर सवाल देख। 23 माइनस का F0 क्या है मेरे पास? 21। F नोट तो 10 है ना। F0 10 है। हाँ तो 10 F0 10 लिखेंगे भाई। चल ऊपर की ना। F0 10 आ गया। ठीक है। और F1 क्या है मेरे पास? 23। देखो F1 क्या आ गया मेरे पास? 23 और F0 क्या है मेरे पास? 10 और F2 क्या है मेरे पास? 21। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? H क्या है मेरे पास? 3। ठीक है ना? तो ये 12, ये क्या आ गया? 13 हाँ सर। और 23 दूनी 46। ये कितना हो गया? 21, 31 क्या भाई? और इंटू में 3। इसको रफ कर देते हैं। 15 आएगा भाई। ठीक है। हो गया क्या भैया? भाई बोलना क्या चाहिए? भैया हाँ ये देखना क्या बेवकूफी पंक्ति कर रहे हैं। अरे ये दोनों भाई हैं। देखो 15 आएगा। देखो ये क्या आ गया? 33 39 हो गया। हाँ 12 प्लस में 39 अपॉन में 15 15। हाँ भैया। 15 को डिवाइड करो 39 से। अगेन डिवाइड करो। 2.6 आ रहा है क्या? देखो हाँ भैया ठीक है ठीक तो है। 14.6। ये क्या आ गया हमारे पास? बहुलक आ गया। क्या आ गया? बहुलक। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो कंप्लीट हो गया। जी सर। सर कितने करवाओगे?
क्वेश्चन नंबर 11 तीन क्वेश्चन 44 मिनट क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 5 वर्ष पहले नीता की आयु ना गीता की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीता की आयु गीता की आयु की 2 गुनी होगी। ये से नीचे वाला कर लेते वो आसान है जल्दी भी हो जाएगा। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, इसका क्षेत्रफल हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं माना इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हम एक बाग बनाते हैं पहले तो कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है ना चौड़ाई से दोगुनी है, तो इसको हमने x मान ली चौड़ाई और ये क्या हो जाएगा 2x दोगुनी हो गई। तो लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा x, लंबाई क्या हो जाएगा लंबाई 2x। अब हमें पता है कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये 2 गुना कौन बोल रहा था, ये रूपक अच्छा हाँ गधे, इतने दिन हो गए आयत का क्षेत्रफल नहीं आता। 10वीं क्लास में हो तुम। आयत का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो ये आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, बोला नहीं मैं गन का 800 मीटर स्क्वायर। ये x है 2x और ये x है ना, इसको अब देखो क्या हो जाएगा ये 2x का स्क्वायर इक्वल टू में 800 जाएगा ये 400 x का ये 800 बटे में 0 और 2, 20 आ जाएगा तो क्या हो गया हमारे पास x का स्क्वायर क्या हो गया 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है ना। तो ये जो आया हमारे पास ये क्या है चौड़ाई क्या आ गया हमारे पास, चौड़ाई 20 आ गया है ना, चौड़ाई क्या आ गया 20 आ गया। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई 2 गुना में 20, ये क्या आ गया 40। तो देखो आयतकार बाग की चौड़ाई कितनी आ गई 20, आयतकार बाग की लंबाई कितनी आ गई 40। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो कंप्लीट हो गया।